हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखेंगे। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 24 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है आफ्टर द कू। यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार के सैन्य प्रतिष्ठान ने सरकार के तख्तापलट से जिस राजनीतिक संकट को जन्म दिया है, उसकी समाप्ति के लिए उसे स्वयं ही तेज गति से आगे बढ़ना होगा। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ की पॉइंट्स। इससे पहले कि व्यूअर्स हम लोग आगे बढ़ें, जरूरी है एक बार जरा ज्योग्राफिकल लोकेशन देखने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यांमार, यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा जो डार्क ऑरेंज कलर से शेड किया हुआ है। देख सकते हैं हम यहाँ पे भारत के साथ एक अच्छी खासी सीमा जो है ये साझा करता है यहाँ पे। अब थोड़ी सी जानकारी जरा म्यांमार के बारे में प्राप्त कर लें कि म्यांमार दरअसल क्या रहा है, म्यांमार का इतिहास क्या है। अब म्यांमार को हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते थे और साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड ये कंट्री है। यदि इसके पड़ोसियों की बात करें तो थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चाइना, भारत इत्यादि इसके कुछ प्रमुख पड़ोसी देश हैं। यदि यहाँ पे हम लोग मुख्य धर्म की बात करें यहाँ पे तो बुद्धिज्म सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉलो किया जाता है। हालांकि कई और भी एथनिक ग्रुप्स हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान। अगर यहाँ की हम लोग पॉलिटी के संदर्भ में बात करें तो बर्मा ने 1948 में अंग्रेजों से आजादी जो है वो हासिल करी थी और सन 1962 से लेकर के 2011 तक यहां पर लगभग आर्मी का पूरा कंट्रोल रहा। 2010 में जो सेना थी उसने ये डिसाइड किया कि अब देश को एक लोकतंत्र में बदलने की आवश्यकता है। हाउएवर, कहा उन्होंने ऐसा जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको हमेशा स्ट्रांग बना करके रखा और जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे जिनको बंदी बना करके रखा हुआ था उन सभी को छोड़ा गया और इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए गए। 2015 में नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने 2015 का चुनाव जीता। ये ऐसा माना जाता है कि ये देश का अब तक का सबसे फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ था। कई सारी पार्टियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जीत जो है वो एनएलडी को मिली और ऐसा माना गया, लोगों के अंदर भी ये उम्मीद आई, लोगों के अंदर भी ये उत्साह हुआ कि अब म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। अब थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं ये जो आपके आज का एडिटोरियल है उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेने के 3 हफ्ते बाद देश के सैन्य जनरल लोकतंत्र समर्थक जन विरोध के सामने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। म्यांमार की सेना ने, जिसने आंग सन सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के साथ 5 वर्षों तक सत्ता की साझेदारी की थी, देश की नवनिर्वाचित सांसद जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था कि पहली बैठक के कुछ घंटों पहले 1 फरवरी को सरकार के तख्तापलट का कदम उठाया था। अब देखिए व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में 1 फरवरी को म्यांमार की जो सेना थी उसने तख्तापलट करते हुए जो चुनी हुई लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई जो सरकार थी जिसकी लीडर आंग सन सू की थी उनको नजरबंद कर लिया और साथ ही साथ अपना पूरा का पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया और 1 साल की स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी। अब 2015 में जब चुनाव हुए थे तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि उस समय भी एनएलडी की भारी मतों से जीत हुई थी और सेना को साथ में लेकर के 5 साल वो सरकार चलाई गई। यदि अगर हम लोग बात करते हैं कि सेना को साथ में लेकर के क्यों, तो ऐसा
एक जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान के तहत यह कहा गया कि जो सेना है उसके पास पार्लियामेंट की 25% सीटों का पूरा कंट्रोल रहेगा और कई इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो हैं, जो पद हैं, वो भी सेना को ही दिए जाएंगे। शुरुआत के 5 साल तो कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन 2020 में जब दोबारा से चुनाव हुए तो सेना ने यह आरोप लगाया कि इन चुनावों में बड़े तौर पर धांधली हुई है और यही रीजन देते हुए 1 फरवरी को जब चुनी हुई सरकार की पहली बैठक होने वाली थी संसद में, उसी दिन सत्ता को उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि उनका कहना ऐसा था कि क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो फेयर नहीं हुए हैं, तो इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये पॉलिटिक्स को हटा करके, लोकतंत्र को हटा करके हम लोग वापस म्यांमार को दोबारा से सही तरीके से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें हम सब जानते हैं कि लोगों के अपने अपने हित, अपने अपने फायदे छुपे हुए हैं। यहां पर लोकतंत्र के संदर्भ में कोई भी इंटरेस्टेड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद लगभग 50 वर्षों तक सरकार पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने वाली सेना ने अब तख्ता पलट की घटना का विरोध कर रहे लोगों के दमन के लिए पुनः अपनी पुरानी दमनकारी रणनीति अपना ली है। अब देखिए, 1948 में जब आजादी मिली है, उसके बाद 1962 से लेकर के 2011 तक सैन्य शासन ही रहा है पूरे तरीके से म्यांमार में, और इस दौरान लोगों के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर अत्याचार जो है वो सेना द्वारा किए गए हैं। बीच में जब डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, तो लोगों को लगा कि शायद इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सेना ने वापस जैसे ही सत्ता संभाली है, दोबारा से अपने वही पुराने रुख को अख्तियार कर लिया है। जहां सुश्री सूची, राष्ट्रपति विन मियंट और एनएलडी के अन्य शीर्ष नेताओं को नजरबंद किया गया है, इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है और विरोध प्रदर्शनों में जो शामिल होने वाले लोग हैं उन्हें परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। अब सेना जैसे ही वहां पे आई है, उसने सबसे पहले बड़े बड़े सभी नेताओं को, वहां के राष्ट्रपति, वहां की चुनी हुई जो नेता थी उन सबको, और एनएलडी पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया है। साथ ही साथ इंटरनेट को पूरे तरीके से काट दिया गया है, हर तरीके की सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैन लग गया है और साथ ही में लोगों को यह चेतावनी दी गई है कि यदि वे सरकार के इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, यदि किसी भी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन किया गया तो। लेकिन अधिकाधिक लोगों ने संलग्नता के साथ सेना का विरोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात है, लोगों ने, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में किस तरीके से आजादी होती है, जब उसको महसूस किया, तो अब लोग भी झुकना नहीं चाहते, लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सभी तरीके के प्रदर्शनों में और सेना को यह बताना चाह रहे हैं कि अब सेना की जो दावेदारी थी उसको खत्म करने का समय आ गया है और देश को इस समय जरूरत है एक भरे हुए लोकतंत्र की। अब जब ये सिचुएशन हुई, जब ये मिलिट्री कू हुआ, तो अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। अब यदि हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने यह कहा कि म्यांमार में जितनी भी पार्टियां इन्वॉल्व हैं सत्ता के टूवर्ड्स, उन सभी को यह करना चाहिए कि वह आपसी मतभेद भुला करके एक ऐसे संविधान को और एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के आए जिससे कि सोशल लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर स्थिरता बनी रहे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सीधा धमकी देते हुए यह कहा मिलिट्री जनरल्स को कि यदि आप लोकतंत्र बहाल नहीं करेंगे तो आपको कई तरीके के प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। भारत का रवैया भी यहां पे ऐसा था क्योंकि भारत जो है वो मिलिट्री के साथ भी डील कर रहा है और क्योंकि भारत स्वयं एक लोकतांत्रिक देश है तो वो लोकतंत्र को भी बढ़ावा देने की बात कर रहा है। कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि भारत ने अपने स्तर से ऊपर उठते हुए अपनी, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि भारत जितना बेहतर कर सकता है उतना बेहतर किया है अपने इस पड़ोसी देश के लिए। हाल ही में हमने देखा कि लगभग 1.5 लाख कोविड के जो डोज थे वो म्यांमार को भी दिए गए। अब यदि अगर हम लोग भारत के इंटरेस्ट की बात करें म्यांमार में, तो भारत के क्या क्या इंटरेस्ट हैं, तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो भारत का कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो म्यांमार में चल रहे हैं। म्यांमार को ईस्ट के लिए गेटवे भी माना जाता है
आसियान देशों के लिए भी एक तरीके से गेटवे माना जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सितवी जो पोर्ट है आपका, वो चालू हो जाएगा 2021 से। उसमें भी भारत का बहुत अच्छा पैसा लगा हुआ है। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसमें भी भारत का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अब अगर हम लोग इन सभी चीजों को देखें तो भारत के अपने भी बेनिफिट हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कई सारे आतंकवादी ग्रुप जैसे कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, वो नॉर्थ ईस्ट में हमले करने के बाद म्यांमार में छुपे हुए हैं। तो भारत वहां की सेना और सरकार के साथ मिलकर के इन सभी आतंकवादी गुटों को पूरे तरीके से साफ करने की मंशा रखता है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस समय म्यांमार में भारत का लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट साफ साफ तौर पर है। भारत जो है वो म्यांमार के साथ मिलकर के एनर्जी के क्षेत्र में भी कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है श्वे ऑयल और गैस प्रोजेक्ट। श्वे ऑयल और गैस प्रोजेक्ट, तो भारत के लिए भी ये बात जो है ये बहुत जरूरी है कि वहां पे लोगों की भी भलाई हो। भारत इस समय अपने संबंध ना ही सेना के साथ खराब कर सकता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सेना की इस दादागिरी को सपोर्ट कर सकता है। तो भारत को बहुत केयरफुली अपने जो चाल है वो आगे चलनी पड़ेगी। 20 फरवरी को मंडले में सुरक्षा बलों द्वारा 2 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की जान ले ली गई, लेकिन पुलिस बर्बरता और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, जहां गोलीमार दस्ते स्नाइपर्स भी तैनात किए गए थे, उसके बावजूद सोमवार को देश के प्रमुख शहरों में लाखों लोगों ने आम हड़ताल में भागीदारी ली। उनकी प्रमुख मांग थी कि सैन्य जनरल नजरबंद निर्वाचित नेताओं को रिहा करें और देश में लोकतंत्र की पुनः बहाली करें। अब 20 फरवरी को 2 निहत्थे लोगों को वहां पे सुरक्षा बलों ने मार दिया। हालांकि इसके बावजूद 22 तारीख को एक बहुत बड़ा विशालकाय प्रोटेस्ट निकला, जहां पे लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यह दिखाया कि अब लोग डरने वाले नहीं हैं। उनकी मांग ये थी कि जो सैन्य जनरल हैं वो जल्द से जल्द निर्वाचित जो नेता हैं आंग सान सू की, उनको रिहा करें और भी जो बाकी लीडर्स हैं उनको भी रिहा करें और जितना जल्दी हो सके देश में लोकतंत्र की बहाली दोबारा से करें। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में अगर बात करें तो म्यांमार की सेना देश में लोकतंत्र के सबसे प्रकट और स्थायी शत्रुओं में से एक बनी रही है। अतीत में भी जब भी इसकी सत्ता को चुनौती दी गई, उन्होंने इसे क्रूर दमन का ही रास्ता अपनाया था। अब देखिए, म्यांमार का अगर इतिहास देखें तो सेना हमेशा से बहुत ही बड़ी शत्रु रही है और कई बार बर्बरता की हदें पार कर दी हैं। कई सारे प्रोटेस्ट को बहुत ही बर्बर तरीके से दबाया गया है, लेकिन फिर भी सैन्य शासन का जन विरोध लगातार जारी रहा। अगस्त 8, 1988 के विरोध प्रदर्शन के क्रूर दमन के बाद भी 2007 की भगवा क्रांति को रोका नहीं जा सका, जो बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अब यहां पर एक बात यह समझने वाली है कि कई बार लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर आवाज उठाई। ऐसी ही आवाज हम लोगों ने देखा अगस्त 8, 1988 में म्यांमार के लोग खड़े हो गए सड़कों पर सेना के खिलाफ। उस समय भी लोगों के ऊपर बहुत ही दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया गया, लोगों को बहुत मारा पीटा गया, बहुत क्रूरता दिखाई गई। इस क्रूरता के बाद भी 2007 में जब बौद्ध भिक्षुओं ने सैफरन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, भगवा क्रांति स्टार्ट करी, तब भी आप ये समझिए लोगों के अंदर कितना मोटिवेशन रहा होगा। और इसी भगवा क्रांति के डर से उस समय जो तत्कालीन सेना प्रमुख थे थान श्वे, उन्होंने दमन तो किया, लेकिन वो ये चीज समझ गए कि अब लोगों को और दबा पाना मुश्किल होगा। तो इसी वजह से एक सुलह के तहत उन्होंने 2008 में म्यांमार में एक संविधान पेश करने की घोषणा की। यह नया संविधान ही 2015 में लोकतंत्र की ओर आंशिक संक्रमण या अवस्थान्तर का आधार बना था, जब एनएलडी सत्ता में आई थी। लेकिन लोकतंत्र का यह प्रयोग तत्मदाव के सत्ता के भूखे सैन्य जनरलों के कारण महज 5 वर्ष ही टिक पाया। देखिए, जो सबसे बड़ी बात वो थी ये कि जब लोगों को संविधान मिला, 2015 में चुनी हुई सरकार आई, तो लोगों ने महसूस किया कि ये बहुत जरूरी है। हालांकि वो मात्र 5 साल ही इस संविधान का लाभ देख सके, फ्रीडम देख सके, राइट्स देख सके। क्यों?
क्योंकि जो सेना के जनरल हैं वो सत्ता के भूखे हैं और उनको एक ही चीज समझ में आई कि संविधान अगर आ जाएगा तो हमारी जितनी भी अथॉरिटी है वो सारी की सारी जो है वो चली जाएगी। तो उन्होंने क्या बेहतर समझा, उन्होंने ये बेहतर समझा कि आइए एक तख्ता पलट कर देते हैं। और इसी अप्रोच की वजह से जो म्यांमार की हालत आज इस समय हम लोग देख रहे हैं वो इतनी खराब है। आगे का रास्ता, प्रदर्शनकारियों ने सविनय अवज्ञा का आह्वान किया है, जहां वे कार्य रोक रहे हैं, धरने दे रहे हैं, विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल की घोषणा ने एक ऐसे समय बैंकिंग प्रणाली को पंगु बना दिया है जब कोविड-19 से वो चोट खाई अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही है। जो तरीकों का पालन इस समय म्यांमार की जनता कर रही है वे सभी पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, चाहे धरना देना हो, चाहे कार्य रोकना हो या विशाल प्रदर्शन निकालने हो। इसी हड़ताल की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है म्यांमार का वो एक तरीके से पूरा का पूरा नीचे गिर चुका है और ये इस कोविड पैंडेमिक के हालात में बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है म्यांमार के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट्स हैं, कई सारे देश हैं जो लगातार म्यांमार की सेना की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। तो म्यांमार की सेना को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेलने पड़ सकते हैं आने वाले समय में। म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिन ऑंग हाइंग ने स्वयं को इस जटिल संकट में डाल दिया है, वहां से निकलने का आसान मार्ग उन्हें नहीं मिल रहा। सैन्य जनरलों को यह समझ लेना चाहिए कि वर्षों के दमन के बाद भी वे म्यांमार की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को नहीं कुचल सके। अब देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी म्यांमार के जनरलों को कि इतना दमन करने के बावजूद भी आप लोगों को दबा नहीं पाए। तो एक बात बड़ी सिंपल सी है कि वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेना को भी अब यह समझना चाहिए कि चाहे वो 1988 का एग्जाम्पल ले, चाहे वो 2007 का एग्जाम्पल ले, लोग, जनता अब नहीं रुकने वाली। तो बेहतर यही होगा कि जन आकांक्षा के समक्ष झुकते हुए वहां की सेना को जो चुनाव परिणाम है उनका पूरा पूरा आदर करना चाहिए। जो नजरबंद किए गए हैं नेता उन सबको रिहा करना चाहिए और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर म्यांमार की सेना अपनी सिर्फ और सिर्फ फजीहती कराएगी और अपने लिए और देश के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किल हालात खड़ा कर देगी। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है कि भारत की विदेश नीति अपने नेबर्स के प्रति, जो पड़ोसी हैं भारत के, उनके प्रति जो भारत की विदेश नीति है उसको डिस्कस करें। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।